हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डाइक्लोफेनाक के बारे में बात करने वाले हैं। डाइक्लोफेनाक जो टेबलेट आती है दर्द और सूजन को कम करने के लिए, जो दवाई आती है डाइक्लोफेनाक, उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में इसका यूजेस जानेंगे, साथ ही में इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकती है जानेंगे, ड्रग इंटरेक्शन जानेंगे और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कौन या नहीं ले सकता, ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। साथ में इसका डोज जानेंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक हमने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दो। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे डाइक्लोफेनाक के बारे में। सबसे पहले तो डाइक्लोफेनाक जो है वो है एक NSAID ड्रग है, जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जो कि इन्फ्लामेशन को यानी कि सूजन को कम करती है और माइल्ड टू मॉडरेट पेन को ये कंट्रोल करती है डाइक्लोफेनाक। इसके डोज के बारे में बात करें तो ये 50 मिलीग्राम 2 या 3 बार दिन में दे सकते हैं, या तो फिर 100 mg दिन में एक बार, इस तरह से दे सकते हैं। और बच्चों में इसका डोज रहेगा 1 से 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे। इसका मतलब है कि अगर 1 किलो का बच्चा है तो उसे हम मैक्सिमम 3 मिलीग्राम दे सकते हैं एक दिन में। अगर 10 किलो का बच्चा है तो उसे 30 मिलीग्राम पर डे में देना है, यानी कि एक दिन में। और इसकी एक फेमस ब्रांड है वोवेरान SR, तो इसका हमने यहाँ पर इमेज दिया है। और भी इसके कई ब्रांड्स आते हैं, तो वो आप वो भी देख सकते हो मार्केट में, और भी कई इसके ब्रांड्स अवेलेबल है। और अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसका जो यूजेस है वो हमने जो अलग अलग तरह से हमने डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। ये कैसे लेना है, इसके ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लेना है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसका यूज़ डिफ़ाइन किया है। तो ये ओरली ले सकते हैं, और उसके साथ में ये इंट्रामस्क्यूलर ले सकते हैं, इंट्रावेनस ले सकते हैं, ट्रांसडर्मल ले सकते हैं, रेक्टल रूट से भी दिया जाता है, और ये टॉपिकल यानी कि क्रीम के फॉर्म में भी ये आता है। तो 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका यूज़ में ओरल यूज़ जानेंगे। तो सबसे पहले गाउट का मतलब है गठिया, जिसमें हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसके आसपास में छोटी छोटी गठानें बन जाती है, उसे हम गाउट कहते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस केस में डाइक्लोफेनाक का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में एक्यूट मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, मसल्स से जुड़े या तो फिर हड्डियों से जुड़े जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही में बर्साइटिस यानी कि जो बरसा होता है, हमारे हड्डियों के बीच में जो बरसा होता है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से ये तो उस केस में डाइक्लोफेनाक का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इस दोनों को हमने यहाँ पर साइड में इमेज दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। तो ये एक नॉर्मल जॉइंट है और उसमें सब कुछ नॉर्मल है। ये जो केस है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि जो बीच की जो बोन्स के जो एंड्स होते हैं उसके बीच में एक कार्टिलेज होता है, वो डैमेज हो चुका होता है। उस वजह से जो हड्डियाँ होती है वो आपस में टकराती है, और उसकी वजह से वहाँ पर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलेंगे। और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें क्या होता है कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, जो साइड में ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, उसमें सूजन हो जाती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलेंगे। दूसरा है मसल और स्ट्रेन, यानी कि जो किसी को अगर बहुत ज़्यादा मोच आ गई है, मरोड़ हो गई है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। टेंडिनाइटिस यानी कि टेंडन किसको बोलते हैं, तो हमारा जो मसल्स होता है उनका जो एंड पार्ट होता है, जो हड्डियों से जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम टेंडन बोलते हैं। अगर उसमें इन्फ्लामेशन सूजन हो गई है तो उसको हम टेंडिनाइटिस बोलेंगे। तो उस केस में भी ये डाइक्लोफेनाक दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में जो एक्सीडेंटल ट्रॉमा के बाद में जो पेन होता है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो उसमें दिया जाएगा। ऑर्थोपेडिक सर्जरी के जुड़े जो दर्द होते हैं उनमें भी दिया जाएगा। डेंटल सर्जरी से जुड़े दर्द होते हैं उनमें भी दिया जाएगा। साथ ही में कोई माइनर सर्जरी वगैरह है तो उसमें दर्द को कम करने के लिए ये दवाई दी जाती है। और साथ ही में डिस्मेनोरिया में यानी कि डिस्मेनोरिया इसका मतलब क्या होता है कि लड़कियों को कुछ लड़कियों को पेनफुल हेवी पीरियड्स आते हैं, पेनफुल पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं, तो उनमें उस जो मेंसेस पीरियड्स के दर्द को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। साथ ही में कोई भी ENT इन्फेक्शन है
कान में, नाक में या तो फिर थ्रोट में कहीं पर इन्फेक्शन है और उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जान लेते हैं इसका इंट्रामस्कुलर रूट, मतलब कि जो इंजेक्टेबल फॉर्म में भी इंजेक्शन आता है। तो ये इंट्रामस्कुलर यानी कि हमारे जो मसल्स में ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये रूट से हम किस किस समस्याओं में यूज़ में लेते हैं इसको। तो ये एक्यूट गाउट में, जैसे कि हमने बात की, गठिया में कोई भी एक्यूट पेन हो, कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो उसको कम करने के लिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो हमने बात की पिछले, जो हड्डियों में कार्टिलेज होता है वो डैमेज हो गया है और आपस में हड्डियाँ टकराती है, उसकी वजह से वहाँ पर दर्द होता है। साथ ही में पोस्ट ऑपरेटिव पेन में, यानी कि ऑपरेशन के बाद में जो पेन रहता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, ये पिछले हमने अभी बात की कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है उसमें इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाती है, उसको हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द है तो इसका इंजेक्शन है वो IM इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा। और एक्सीडेंटल ट्रॉमा के बाद में, यानी कि कहीं पर किसी को चोट लगी है, एक्सीडेंट हो गया है, उसके बाद में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, IM इंजेक्शन इसका दिया जाएगा। और इंट्रावेनस यूज़ कहाँ किया जाएगा, तो जनरली ये पोस्ट ऑपरेटिव पेन में, यानी कि ऑपरेशन के बाद में अगर मरीज को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस केस में जो डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन होता है उसको IV दिया जाएगा, इंट्रावेनसली डायरेक्ट नसों में चढ़ा कर दिया जाएगा। लेकिन जो IV डाइक्लोफेनाक होता है वो ऐसे ही नहीं दिया जाता है, वो उसको डाइल्यूट करके नॉर्मल सलाइन NS में डाइल्यूट करके ही दिया जाएगा और बहुत स्लोली दिया जाएगा, या तो फिर 100 ml NS के साथ में डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन दिया जाएगा और बहुत स्लोली दिया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत फास्टली हम IV इंजेक्शन देंगे तो उसकी वजह से कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं इसी वजह से। अब बात करते हैं ट्रांसडर्मल, इसका जो रूट होता है, ट्रांसडर्मल रूट से भी इंजेक्शन देते हैं। जो स्किन के नीचे से जो डर्मल पार्ट होता है उसके अंदर ये इसका इंजेक्शन दिया जाता है। तो कोई भी एक्यूट पेन में, स्प्रेन या स्ट्रेन जो मोच और मरोड़ में, और एक्सीडेंटल ट्रॉमा के बाद में कहीं पर लगाया तो ट्रांसडर्मल इन कंडीशन में दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका रेक्टल रूट भी आता है, वो सपोजिटरी के फॉर्म में आता है। सपोजिटरी जो आती है, जो बच्चों को हम जनरली यूज़ में लेते हैं, तो उस केस में सपोजिटरी जो हमारा एनाल ओपनिंग होता है वहाँ पर रखनी होती है। एनाल ओपनिंग से होते हुए में अंदर गुदा द्वार में जो सपोजिटरी होती है वो हमें रख देनी है। तो ये सपोजिटरी के फॉर्म में आता है, वो हम रेक्टल रूट से देते हैं, जो डाइक्लोफेनाक होता है वो। तो रेक्टल रूट्स में किन किन समस्याओं में हम रेक्टल रूट से देते हैं, तो उसमें एक्यूट गाउट में। अब इस बार मैं सारे जो टर्म्स है वो एक 1 बाय 1 डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ नाम ही ले लूँगा, क्योंकि पिछली बार हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में, एक्यूट पेन में, बर्साइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, मोच और मरोड़ में, टेंडिनाइटिस में, एक्सीडेंटल ट्रॉमा के बाद का जो पेन होता है, या तो फिर जो कोई सर्जरी के बाद का पेन होता है, या उसके साथ में जो होने वाला ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो, डेंटल सर्जरी हो, या माइनर सर्जरी कोई भी हो, उसके साथ में अगर कोई पेन हो रहा है तो डाइक्लोफेनाक रेक्टल रूट से भी दिया जा सकता है। अगर व्यक्ति को सपोज़ कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें मुंह से नहीं दवाई दी जा सकती, या तो फिर इंट्रावेनसली नहीं दिया जा सकती, या फिर वो नहीं ले सकता, तो उस केस में उसको ये दवाई रेक्टल रूट से सपोजिटरी के फॉर्म में दी जाएगी, और इन सारी कंडीशंस में रेक्टल रूट में भी दी जाती है। तो अब हम बात करते हैं टॉपिकल जो क्रीम्स आती है, इसकी क्रीम्स आती है मार्केट में, तो वो भी इस्तेमाल में ली जाती है। तो कौन से ऐसे केसेस है जिनमें क्रीम्स लगाई जाती है डाइक्लोफेनाक की, तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या तो फिर मोच या मरोड़ हो गई है, या तो फिर एक्टिनिक केरेटोसिस। एक्टिनिक केरेटोसिस का हमने एक पिक्चर यहाँ पर लगा दिया है, इसे एक्टिनिक केरेटोसिस बोलते हैं। इसमें होता है क्या है कि हमारी जो त्वचा होती है वो खुरदुरी हो जाती है, रफ़ हो जाती है, स्केली हो जाती है, और ये ज़्यादातर सन एक्सपोजर में आने से होता है, धूप की वजह से, या उम्र ज़्यादा जिन लोगों की होती है उनको ये ज़्यादा होता है।
तो वहाँ पर दर्द को कम करने के लिए डाइक्लोफेनाक जेल या क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। तो अगर किसी व्यक्ति को हाइपर सेंसिटिविटी है डाइक्लोफेनाक से या तो फिर कोई भी NSAID ड्रग्स है, तो उसको ये नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये लेने से तो उनको एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो सकता है, खुजली, सूजन, रेडनेस, लाल लाल चकत्ते स्किन के ऊपर पड़ सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है। साथ ही में जिन लोगों को अस्थमा है उन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है कि कोई भी NSAID ड्रग लेने से अस्थमा डेवलप होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। साथ ही में जो हार्ट डिजीज़ वाले जो मरीज़ होते हैं उनको नहीं लेनी चाहिए। और जिनको GI अल्सरेशन है, यानी कि अगर पेट में या तो फिर आंतों में कहीं पर या स्टमक में कहीं पर छाले हो गए हैं, अल्सर्स हो गए हैं, तो उनको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी डाइक्लोफेनाक लेने की वजह से भी आंतों में छाले पड़ सकते हैं, क्योंकि ये दवाई बहुत गर्म होती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी वगैरह हो सकता है। और तो और जिन लोगों को प्रोक्टाइटिस, जो इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ रेक्टम, जो हमारे रेक्टम की जो इनर लाइनिंग्स होती है उनमें अगर सूजन हो गई हो, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये लेने से कुछ दिक्कतें बढ़ सकती है, उसमें अल्सर, छाले वगैरह पड़ सकते हैं और सूजन बढ़ सकती है। और किडनी डिजीज़ वाले जो मरीज़ होते हैं उनको भी नहीं लेनी चाहिए, प्रेगनेंसी में भी नहीं लेनी चाहिए, और प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ माइग्रेन में नहीं लेनी चाहिए, यानी कि किसी को माइग्रेन है और उसको बहुत लंबे समय तक ये दवाई नहीं चलाई जाएगी, क्योंकि कुछ दिन के लिए या 1-2 दिन के लिए कभी कभार डाइक्लोफेनाक आप ले लो तो चलेगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं लंबे समय तक चलाने से। और तो और ये डिजीनेस कोज करती है ये मेडिसिन, ये लेने से, डाइक्लोफेनाक लेने से कुछ लोगों को चक्कर जैसा रह सकता है, डिजीनेस जैसा फील हो सकता है। तो ये लेने के बाद हमें हैवी मशीनरीज ऑपरेट नहीं करनी है, या फिर बाइक या ड्राइविंग, कहीं पर भी ड्राइविंग हमें नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कि इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, कि किन दवाइयों के साथ में ये नहीं लिया जाएगा। तो कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ में ये दवाई नहीं दी जाती, क्योंकि ये थोड़ी बहुत दिक्कतें कर सकती है। दूसरा है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जो दवाइयाँ होती है, ऐसी ही इनहिबिटर्स दवाइयाँ होती है जो कि हाई ब्लड प्रेशर में जो इस्तेमाल की जाती है, जो एनालाप्रिल, रामिप्रिल, ये सारी आती है। और डायूरेटिक्स के साथ में भी नहीं चलाया जाएगा, जो फुसेमाइड, टोर्सोमाइड, जो लेसिक्स के नाम से मार्केट में मिलती है, यह भी हाइपरटेंशन में भी दी जाती है। साइक्लोस्पोरिन ड्रग्स के साथ में, जिडोवुडिन ड्रग्स के साथ में, मिथोट्रेक्सेट और फेनिटोइन के साथ में भी ये नहीं दी जाएगी। कोलेसिस्ट्रामिन और कोलेस्टिफोल के साथ में भी नहीं दी जाएगी। और दूसरी कोई नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, NSAID ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन के साथ में ये नहीं दिया जाएगा। साथ ही में किसी को एंटी प्लेटलेट दवाई चालू है, या तो फिर एंटी कोएगुलेंट दवाई जैसे कि वारफेरिन दवाई जैसी दवाई चालू है, तो उनके साथ में ये नहीं दी जाती है। तो ये था इसका ड्रग इंटरेक्शन। अब बात करते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो ये अगर लेते हैं तो कुछ लोगों को ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि लीवर फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, यानी कि लीवर के काम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। एनीमिया, यानी कि खून की कमी हो सकती है। कार्डियक डिसऑर्डर्स, यानी कि हार्ट से जुड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ब्लड विजन, यानी कि धुंधला दिखाई देना, सही से हमें आँखों में परेशानी हो सकती है, धुंधला दिखाई देने लगता है। नोज़िया, वॉमिटिंग, इसका मतलब है जी मचलाना और उल्टी होना, ये लेने से उल्टी जैसा लग सकता है। साथ ही में डायरिया, बार बार दस्त जाना पड़ सकता है। हार्ट बर्न, यानी कि सीने में जलन, एसिडिटी हो सकती है। और तो और इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, डिजीनेस यानी कि चक्कर भी रह सकता है। और GI अल्सरेशन, यानी कि हमारे पेट में छाले पड़ना, हमारे आंतों में या स्टमक में छाले पड़ सकते हैं ये लेने से। और तो और टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, यानी कि हमारे
जो लीवर होता है, लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, टॉक्सिसिटी लीवर के अंदर बढ़ सकती है। और ये इसकी वजह से इनडाइजेशन की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को गैस, इन जनरल शॉर्ट में बात करूँ तो इसकी वजह से जनरली पेट से जुड़े संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पेट में जलन, सीने में जलन, गैस, इनडाइजेशन, एसिडिटी, पेट में छालेपन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा कॉमन है। बाकी की जो जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो रेयर है और अनकॉमन है, इतने उसको उतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलते। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत ये मेडिसिन बंद करनी चाहिए और अपने डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि डाइक्लोफेनाक के बारे में कैसे लेनी है, किस किस में काम करती है, कौन से रूट से किस बीमारी में दी जाती है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स, डोज के बारे में समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए।